मॉर्निंग स्टूडेंट 7th क्लास। चलिए फिर से स्वागत है आपका विज्ञान विषय क्लास में। और बच्चों पार्ट 10 पढ़ रहे थे हम लोग। पार्ट 10 में पीडीएफ दी थी, उसको पढ़ते हैं आज हम लोग, वीडियो बनाते हैं उस पर और आगे बढ़ते हैं। जीवों में श्वसन। जीव आपको मैंने बता दिया था कि प्रत्येक जीव जो है वो जिंदा रहने के लिए श्वसन करता है। और एक श्वसन के अंदर दो भाग सम्मिलित होते हैं। पहला इनहेल करना यानी अंतर श्वसन, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस को बाहर निकालना यानी उच्छ्वसन। ठीक है, तो देखिए क्रियाकलाप 10.2। सामान्यतः हमें यह आभास नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं, हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए। देखो कैसे पता लगेगा हमारी श्वसन दर के बारे में हमको, क्योंकि ये बहुत कम फील होती है। बिल्कुल विश्राम की अवस्था में शांत बैठना है और सांस लेनी है आराम से और छोड़नी है। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतःश्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए, है ना। यानी अलग अलग टाइम पे हमको अपनी सांस की जो दर है उसकी गणना करनी है, कितनी बार लेते हैं हम लोग, कितनी बार छोड़ते हैं। अपने निष्कर्षों को सारणी 10.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए। क्या सभी मनुष्य जो वो समान दर से श्वसन कर रहे हैं या किसी की तो कम और किसी की ज़्यादा है? उपयुक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है या लगती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देता है, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो भोजन के विखंडन की दर बढ़ जाएगी, जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है ना, क्योंकि हमें उस समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? समझ गए आप? डाइजेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत तेज़ी से जो है वो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना व्यायाम में। तो उसके बाद क्या होता है, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं हम लोग, हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है, तो ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा जाती है और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को तोड़ती है, जिससे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार जो भोजन धीरे धीरे पचना चाहिए था वो जल्दी पच जाता है और हमें भूख जल्दी लग जाती है। पहले जानना चाहती है कि जब हमें नींद आती है या झपकी लगती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं, यानी अंगड़ाई क्यों लेते हैं, जब आप उबासी क्यों लेते हैं, सॉरी, जब आप उनींदे होते हैं, नींद आती है, तो क्या आपकी श्वसन दर कम हो जाती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाती है? ठीक है, इसके पहले देखिए कुछ छोड़ दिया हमने, वो देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है। देखो विश्राम की अवस्था में अगर कोई वयस्क व्यक्ति है तो कितनी बार सांस लेगा? 15 से 18 बार। बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में कितनी लेता है? अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेज़ी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, सारणी 10.1 में आपको विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर नाप कर लिखनी थी। जैसे सहपाठी का नाम, पहले कॉलम में क्या लिखोगे? सहपाठी का नाम। सामान्य अवस्था में उसने कितनी बार सांस ली और छोड़ी, और 10 मिनट तक तेज चलने के बाद उसने कितनी बार सांस ली और छोड़ी। फिर उसके बाद 100 मीटर दौड़ने के बाद उसने कितनी बार सांस ली और छोड़ी। फिर विश्राम अवस्था में कितनी बार सांस ली और छोड़ी। ठीक है, यह आपको अलग अलग सहपाठियों के साथ करके सहपाठियों की नाम के साथ में भरनी है सारणी और कॉपी में बनानी है। आगे चलते हैं, देखिए क्रियाकलाप 10.3 करेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए कि भाई एक व्यक्ति जो क्या क्या करता है एक दिन के अंदर। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और सबसे अधिक होगी? भाई ऐसा कौन सा काम उसने पूरे दिन के दौरान किया जिसमें वो श्वसन दर अधिक लगी, यानी ज़्यादा मेहनत का काम किया उसने, या कौन सा क्रियाकलाप ऐसा था जिसमें श्वसन दर कम लगी, है ना। आपने अपने अनुभव के आधार पर चित्र 10.3 में दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में संख्या में जो है वो व्यवस्थित करना। आप देखो ये इतने सारे काम दिखा रखे हैं, इसमें से आपको ये बताना है श्वसन किस में सबसे ज़्यादा होगा, कौन सा ऐसा काम है जिसमें सर्वाधिक श्वसन करेंगे और कौन सा ऐसा जिसमें कम करेंगे। तो श्वसन के बढ़ते हुए क्रम में आप उनको क्रियाकलापों को व्यवस्थित करना है। कपड़े धोना, पढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, दौड़ना, टहलना, सोना, है ना, ये आपको करना है खुद। हम श्वास कैसे लेते हैं ये देखेंगे। आइए
अब हम श्वसन की क्रियाविधि जानें। भाई सांस कैसे लेते हैं। सामान्यतः हम अपने नथुनों यानी नासाद्वार के के द्वारा अपन वायु अंदर लेते हैं। नाक के जो छिद्र हैं उनको नासाद्वार कहते हैं। नासाद्वार के द्वारा हम लोग वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में जाती है। कहाँ जाती है बच्चों? ये नासा गुहा में। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों यानी फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ये देखिए मनुष्य के फेफड़ों का डायग्राम है। ये नथुने हैं, ठीक है। यहाँ से नथुनों से जो कैसे लेंगे हम लोग, यहाँ से होते हुए और मुख गुहा से ये सांस की नली आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है। श्वसनिया जो कि दोनों फेफड़ों में जाती है, इनके द्वारा ये वायु फेफड़ों में पहुंच जाती है। इस तरह से हम लोग अंदर सांस लेते हैं। ये देखो है ना, फेफड़ों का चित्र देख लो अच्छी तरह से। ये श्वास नली है, ये फेफड़ा, ये पसलियाँ हैं। पसलियों के पिंजर में जो है वो इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। तो ये मानव श्वसन तंत्र है। देख रहे हो दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। और ये अंदर जो बच्चों देख रहे हो आप, हमारी श्वास नली, इसके अंदर जाके पहले श्वसनी फिर और छोटे भागों में श्वसनी और श्वसनिकाओं, ठीक है ना, इस तरह से बढ़ जाती है। और प्रत्येक श्वसनी अंततः जाके एक कुप्पीनुमा संरचना में बंद होती है, जिसे वायु कुपिका कहते हैं। इस तरह से देखो आप जाल बिछाई है ना। होते हैं चित्र 10.4। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरे रहते हैं। सब जानते हैं हमारे फेफड़े जो है वो पसलियों से घिरे हुए रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम मध्यपट कहलाती है। यहाँ देखिए बच्चों, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है और ये नीचे वाली पसलियों से जुड़ा रहता है। डायफ्राम की मदद से ही हमारे फेफड़े फूलेंगे और वापस अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे। डायफ्राम को मध्यपट कहते हैं। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। चित्र 10.4 में देख लिया हमने। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतर श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर आती है। देखो जब आप अंदर हवा लेते हो, खींचते हो नाक के द्वारा, तो देखना आपकी छाती बाहर आ जाती है। लंबा सांस लोगे तो आपकी पसलियां बाहर आ जाएंगी, ठीक है ना, डायफ्राम नीचे चला जाएगा। इस तरह से हमारे फेफड़ों का आयतन काफ़ी बढ़ जाता है, यानी फेफड़े खिंच करके क्या हो जाते हैं, चौड़े लंबे हो जाते हैं और वायु पूरी तरह उन फेफड़ों में भर जाती है, ठीक है। कब है ये? अंतर श्वसन के समय है। क्या होता है अंतर श्वसन के समय? श्वसन की क्रियाविधि में लिखना है आपको। अंतर श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वायु फेफड़ों में आ जाती है, फेफड़े वायु से भर जाते हैं, ठीक है। अब उच्च वसन के समय क्या होगा? देखो उच्च वसन के समय पसलियाँ नीचे, जब आप सांस छोड़ते हो तो देखना आपकी छाती पीछे चली जाती है, तो पसलियाँ वापस पीछे की ओर चली जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद डायफ्राम कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर आ जाएगा अपनी सामान्य स्थिति में। इससे फेफड़े पिचक जाएंगे और बलपूर्वक जो कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त भरी हुई वायु है वो क्या हो जाएगा? वक्ष गुहा का आयतन कम होने से फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। इस तरह ये जो अंतर श्वसन और उच्च वसन की क्रियाविधि है, आपको श्वसन की क्रियाविधि कहेंगे कंबाइंड रूप से, और आपको कॉपी में करनी है ये, ठीक है। ये देखिए आप किस तरह से अंतर श्वसन के समय, ये अंतर श्वसन के समय अगर फेफड़ों का चित्र देखेंगे तो ये किस तरह से फेफड़े ऊपर बाहर की तरफ आ गए, डायफ्राम नीचे जाता है और छाती फूल जाती है, ये जिससे फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और वायु भर जाती है ना। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। क्या आप पाते हैं? आप क्या पाते हैं? यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के माप में परिवर्तन होते हैं, बच्चे सीना वक्ष फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए हैं। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक फुला सकता है, यानी कौन कितना फुला सकती है। क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें। और ये देखिए आप, जो ये उच्च वसन के समय किस तरह से फेफड़े वापस अपने उसमें चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे पीछे, और डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आने से फेफड़ों के ऊपर बल बढ़ेगा, जिससे उनका आयतन कम हो जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है वो बाहर धकेल दी जाएगी।
तो ये देखो आप, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या चीज़ है पढ़ लेते हैं हम लोग। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र धूल यानी धुएं के धूल के परागकण होते हैं और परागकण। सरसों के पौधों को जब आप फूलों को छूते हो तो पीला पीला पाउडर लग जाता है ना आपके हाथों में, वो परागकण होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं यानी वायु को अंदर लेते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोम में फंस जाते हैं ना ये, वरना ये सीधे फेफड़ों में जाते। इसीलिए हमारे नाक में बाल होते हैं ताकि हवा के साथ गई हुई गंदगी को वो नाक में ही रोक लेते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार भी चले जाते हैं ना, लेकिन कुछ कण इनसे बच करके बालों से और सीधे चले जाते हैं हवा के साथ फेफड़ों में। तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आने लगती है। तो हमारी जो नासा गुहा है, जब उससे ये कण टकराते हैं तो उसमें एक उत्तेजना उत्पन्न होती है जिससे छींक आती है, और छींकने से अवांछित कण जो है वायु के साथ वापस बाहर आ जाते हैं। तो देखा आपने, छींकना भी कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे अंदर या शरीर में प्रवेश कर पाती है। ठीक है, सावधानी बरतें। जब आप छींकते हो तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतःश्वसन के समय ग्रहण नहीं किया जा सके। ठीक है ना, इस तरह बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आज आपको क्या करना है, श्वसन की क्रियाविधि करनी है, किस तरह से अंतःश्वसन और उच्छ्वसन के समय फेफड़े फूलते हैं या पीछे जाते हैं वो बताना आपको। दोनों के चित्र बनाने हैं, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन का, और ये भी बताना है आपको कि हम सांस जो है वो कैसे लेते हैं, यानी वायु कहाँ कहाँ होकर कहाँ पहुँचती है, मार्ग बताना है, श्वसन मार्ग आपको। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट को आगे बढ़ाएंगे कल के वीडियो से, और यहाँ से ये काम आप कर लीजिएगा अपनी कॉपीज़ में आज।